आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है। इसके 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ अपनी पार्टी छोड़ दी और सीधे बीजेपी में विलय कर लिया। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल अचानक कैमरे के सामने आते हैं। राज्यसभा में सिर्फ संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सीचेवाल बचे हैं। जो नेता 15 साल तक एक खास विचारधारा के लिए लड़ता है, जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने देता है, उसे लेकिन 15 अप्रैल को अचानक उनके 9 अलग अलग ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रेड पड़ती है जी। और उसके ठीक कुछ दिन बाद 24 अप्रैल को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नजर आते हैं, पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे होते हैं। तारीख थी 24 अप्रैल 2026। आम आदमी पार्टी यानी आप, इसके 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ अपनी पार्टी छोड़ दी और सीधे बीजेपी में विलय कर लिया, जिसे देश भर में ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया। हाँ, ये 24 अप्रैल की घटना कोई रातों रात लिया गया फैसला तो था नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज तो मुझे उस दिन की टाइमिंग लगी। मतलब एक तरफ दिल्ली में राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल अचानक कैमरे के सामने आते हैं। हाँ। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। लेकिन जरा दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए। ठीक उसी वक्त, उसी दिन अरविंद केजरीवाल अपने नए घर में परिवार के साथ शिफ्ट हो रहे थे, जो कि केंद्र सरकार ने आवंटित किया था। जी। बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी तस्वीरें साझा की जा रही थी। मतलब एक तरफ गृह प्रवेश का जश्न चल रहा है और दूसरी तरफ सियासी घर की बुनियाद दरक रही है। हाँ, और इस कॉन्ट्रास्ट को ना सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। राजनीति में ऑपरेशंस की जो सटीकता होती है, ये उसका एक क्लासिक उदाहरण है। इसे हम स्ट्रेटेजिक साइलेंस या रणनीतिक खामोशी कह सकते हैं। अच्छा। हमारे सोटों से ये साफ पता चलता है कि केजरीवाल का पूरा ध्यान उस वक्त राष्ट्रीय राजनीति पर था। उन्होंने हाल ही में ऐलान किया था कि वे बंगाल जाकर ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हाँ, ये खबर तो थी। तो जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी ही जमीन छोड़कर दूसरे राज्यों के गठबंधनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो ना, तो पीछे से सेंधमारी करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। और इस टाइमिंग में एक और पेच है जिसने मुझे सबसे ज्यादा उलझा दिया। वो क्या? स्रोतों के अनुसार ये पूरा ऑपरेशन ठीक उसी दिन अंजाम दिया गया जिस दिन लोकसभा में डीलिमिटेशन बिल यानी परिसीमन विधेयक पेश होना था। मैंने इस बिल के बारे में पढ़ा, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक बिल के पेश होने और राज्यसभा सांसदों के दल बदल के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? नहीं, यहाँ से तो खेल की असली बारीकियां शुरू होती हैं। आप देखिए, परिसीमन विधेयक या डीलिमिटेशन बिल कोई साधारण बिल नहीं है। इसका काम देश भर में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और उनकी संख्या को फिर से तय करना है। अच्छा। तो जब ये बिल संसद में आता है तो पूरे देश की मीडिया, विपक्ष, राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर केंद्रित हो जाता है। हाँ, क्योंकि इससे तो बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। कई राज्यों की राजनीतिक शक्ति हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सत्ताधारी पार्टी ने जानबूझकर ऑपरेशन लोटस के लिए यही दिन चुना। ओहो, मतलब एक स्मोक स्क्रीन। एकदम परफेक्ट स्मोक स्क्रीन। जब पूरा मीडिया और विपक्ष लोकसभा में इस ऐतिहासिक बिल पर हंगामा कर रहा था, ठीक उसी वक्त पूरी तरह से मीडिया के रडार से बचकर राज्यसभा के ये 7 सांसद चुपचाप अपनी पटकथा बदल रहे थे। कमाल है। हालांकि वो बिल उस दिन गिर गया, लेकिन इस दल बदल के लिए उसने एक धुएं का आवरण तैयार कर दिया था। ये तो एकदम किसी जासूसी उपन्यास जैसा लग रहा है। हाँ। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि क्या किसी सत्ताधारी पार्टी का इंटेलिजेंस नेटवर्क या उनके खुद के सूचना तंत्र इतने कमज़ोर हो सकते हैं कि उनके नाक के नीचे 7 सांसद टूट जाएं और उन्हें खबर तक न लगे? अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि पार्टी छोड़ने वाले लोग कौन थे, तो ये गुत्थी खुद ही सुलझ जाती है। कैसे? देखिए, जब बगावत बाहरी किनारों पर होती है ना, तो नेतृत्व को खबर मिल जाती है। लेकिन जब आपके अपने कोर रणनीतिकार, आपके सबसे करीबी सलाहकार ही जाने वालों की सूची में हों, तो वो सूचनाएं नेतृत्व तक पहुंचने ही नहीं देते। अच्छा, मतलब सूचना के तंत्र को ही हैक कर लिया गया था। बिल्कुल। तो फिर उन किरदारों की बात करते हैं जिन्होंने अंदर से ये तंत्र ब्लॉक किया। अब आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में सिर्फ संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सीचेवाल बचे हैं,
जो 7 चेहरे गए हैं उनकी प्रोफाइल अपने आप में पूरी कहानी कहती है। सबसे ज्यादा शोर तो राघव चड्ढा के नाम पर है। जाहिर है वो पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। उनका सबसे युवा और लोकप्रिय चेहरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था, हम सही लोग हैं लेकिन गलत जगह पर हैं। और उन्हें अपनी ही पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी। यहाँ आकर ना मैं थोड़ा असमंजस में पड़ जाती हूँ। क्यों? मतलब जो नेता 15 साल तक एक खास विचारधारा के लिए लड़ता है, जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने देता है, उसे अचानक उसी विचारधारा में घुटन कैसे होने लगती है? क्या ये विचारधारा का टकराव है या सिर्फ अपने राजनीतिक करियर को बचाने की एक कवायद? आम आदमी पार्टी के उस हिस्से को देखना होगा जहां शुरुआती बगावतों का जिक्र है। अच्छा, आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं ने जब सालों पहले पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने कुछ चेतावनियां दी नहीं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो रहा है, फैसले कुछ ही लोगों के इर्द गिर्द सिमट गए हैं और सत्ता का भयंकर केंद्रीकरण हो रहा है। राघव चड्ढा जो घुटन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसकी जड़ें उस पुरानी चेतावनी से ही जुड़ी हैं। एक राजनेता जब ये देखता है कि पार्टी में केवल 1 या 2 लोगों का ही एकाधिकार है तो उसका मोह भंग होना स्वाभाविक है। सही बात है। हालांकि इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा के फैक्टर को भी नकारा नहीं जा सकता। सत्ता में बने रहने की चाहत भी विचारधारा पर भारी पड़ती है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात सिर्फ आंतरिक लोकतंत्र की होती तो संदीप पाठक का मामला भी ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन संदीप पाठक की कहानी तो थोड़ी अलग है ना। उन्हें आम आदमी पार्टी का दिमाग माना जाता था। एकदम। 2022 के गुजरात चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत दस्तक दी थी, वहां के मुख्य रणनीतिकार संदीप पाठक ही थे। हाँ। वो कोई जननेता नहीं है, वो IIT के पूर्व प्रोफेसर हैं जो डेटा और माइक्रो लेवल रणनीति पर काम करते थे, लेकिन उन्हें पिछले 8 महीनों से हाशिए पर डाल दिया गया था। स्थानीय नेताओं से उनकी अनबन चल रही थी। हाँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई भी पार्टी अपने सबसे बड़े रणनीतिकार को ही दरकिनार क्यों करेगी। राजनीति में अक्सर चेहरों और रणनीतिकारों के बीच वर्चस्व की जंग होती है। संदीप पाठक वो व्यक्ति थे जिन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक जमीन पर उतारा था। सही। लेकिन जब किसी रणनीतिकार का कद स्थानीय नेताओं से बड़ा होने लगता है तो पार्टी के भीतर एक असुरक्षा पैदा होती है। अच्छा। पाठक का जाना आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक सांसद का कम होना नहीं था, ये पूरी की पूरी मशीनरी का टूट जाना था। जब आप अपने ही ब्रेन को काम करने से रोक देते हैं तो वो ब्रेन किसी और जगह अपने लिए संभावनाएं तलाशने लगता है। और फिर इस पूरी कहानी में पूंजी या फाइनेंस का एंगल आता है जो अशोक मित्तल के जरिए सामने आता है। बिल्कुल। अशोक मित्तल जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनकी टाइमलाइन तो मतलब हैरान कर देने वाली है। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। हमारे सोर्सेस के अनुसार पार्टी ने महज 10 दिन पहले ही अशोक मित्तल को प्रमोट करते हुए राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया था। मतलब पार्टी उन पर पूरा भरोसा जता रही थी। लेकिन 15 अप्रैल को अचानक उनके 9 अलग अलग ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की रेड पड़ती है जी। और उसके ठीक कुछ दिन बाद 24 अप्रैल को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नजर आते हैं, पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे होते हैं। इस क्रोनोलॉजी को कैसे समझा जाए? इस क्रोनोलॉजी में ना एक बहुत गहरा राजनीतिक पैटर्न छिपा है जिसे विपक्ष लगातार एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। जब किसी बड़े बिजनेसमैन या फाइनेंसर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड पड़ती है तो उसका सीधा असर उसके व्यापारिक साम्राज्य पर होता है। और राजनीति में फाइनेंसर हमेशा सुरक्षित निवेश चाहता है। बिल्कुल। और अशोक मित्तल अकेले नहीं हैं। अगर आप इस दल बदल की पूरी सूची देखें तो इसमें राजेंद्र गुप्ता भी शामिल हैं जो ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं। हाँ, जो उस वक्त अमेरिका में थे। बिल्कुल, अमेरिका में थे और बीमार थे। इसके बावजूद उनके दस्तखत वाली चिट्ठी पेश की गई। बिल्कुल। इसके अलावा विक्रमजीत सिंह सानी जैसे बड़े NRI व्यापारी भी इसी फहरिस्त में हैं। इन चेहरों का एक साथ जाना ये साबित करता है कि इसके पीछे एक बहुत ही संगठित मैनेजमेंट काम कर रहा था। इसी मैनेजमेंट ही तरीके पर ना मेरा अगला सवाल है। मुझे यहाँ दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का पूरा गणित समझाइए। अच्छा। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि कोई सांसद पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन यहाँ 7 लोगों ने पार्टी छोड़ी और उनकी सांसदी भी बरकरार रही। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इस पूरे ऑपरेशन लोटस का सबसे तकनीकी और आप कह सकते हैं मास्टरमाइंड हिस्सा है।
दल बदल विरोधी कानून, जो संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज है, वो ये कहता है कि यदि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाता है या पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। बिल्कुल, यही तो नियम है। लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ा अपवाद है। क्या अपवाद है? अपवाद यह है कि अगर किसी पार्टी के कुल सांसदों या विधायकों के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा और उनकी सदस्यता बच जाएगी। अच्छा। अब आप गणित देखिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे। 10 का 2/3 होता है 6.66, मतलब 7। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब था कि सदस्यता बचाने के लिए कम से कम 7 सांसदों का एक साथ टूटना जरूरी था। ओहो, तो ये 7 का जो नंबर था वो महज इत्तेफाक नहीं था। बिल्कुल नहीं। अब उन्हें कानूनी रूप से सुरक्षित होने के लिए 7 ही लोग चाहिए थे। एकदम। और 7 सांसदों को एक साथ एक ही दिन बिना किसी खबर के तोड़ना ये कोई सामान्य काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए महीनों तक खुफिया बैठकें होती हैं, हर एक सांसद से अलग अलग डील की जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी पीछे ना हटे। सोर्सेज बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग कर रहे थे। और यहाँ मुझे ना एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आती है। बताइए। ये पूरा परिदृश्य बिल्कुल एक मल्टी लेवल चेस गेम यानी बहुस्तरीय शतरंज के खेल जैसा लग रहा है। जहां खिलाड़ी मोहरे तो दिल्ली के बोर्ड पर चल रहा है, लेकिन शाह और मात की तैयारी किसी दूसरे ही बोर्ड पर की जा रही है। सही कहा। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग उस वक्त बंगाल से कर रहे थे, जहां वे चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। ये चेस वाली एनालॉजी ना स्थिति पर पूरी तरह सटीक बैठती है। बंगाल के चुनावी मोर्चे पर बैठकर दिल्ली के सांसदों के दल बदल को सफलतापूर्वक मॉनिटर करना यह दिखाता है कि सत्ताधारी पार्टी राजनीतिक रूप से एक कॉर्पोरेट मशीन की तरह 24 घंटे काम करती है। हाँ। लेकिन हमें इसके प्रतिक्रियात्मक पहलू को भी देखना होगा। मतलब आम आदमी पार्टी का पक्ष? हाँ। संजय सिंह, जो अब बचे हुए 3 सांसदों में से एक हैं, उनका तर्क है कि ये वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स का सबसे घिनौना रूप है। हाँ, ये वॉशिंग मशीन वाला आरोप तो भारतीय राजनीति में अब एक मुहावरा बन चुका है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब यही निकाला जाता है कि नेताओं पर पहले जांच एजेंसियों जैसे ईडी या सीबीआई का डर बिठाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, और फिर जैसे ही वे सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, एक वॉशिंग मशीन की तरह उनके सारे पुराने दाग धुल जाते हैं और फाइलें बंद हो जाती हैं। अशोक मित्तल के घर पड़ी रेड को आम आदमी पार्टी इसी आरोप के समर्थन में सबसे बड़े सबूत की तरह पेश करती है। सही बात है। साथ ही ना स्वाति मालीवाल का नाम भी इसमें जुड़ता है, जिनका दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट का विवाद चल रहा था और वो खुद अपनी पार्टी से निलंबित चल रही थी जी। लेकिन दूसरी ओर दल बदल करने वाले सांसदों का नैरेटिव पूरी तरह से पार्टी के पतन पर केंद्रित है। उनका दावा है कि जिस पार्टी का जन्म अन्ना आंदोलन और ईमानदारी की राजनीति के वादों से हुआ था, वो अब पूरी तरह से भटक चुकी है। उनका आरोप है कि पार्टी अब एक वन मैन शो बन गई है। हाँ। एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए ना हमें इन दोनों ही पक्षों को सामने रखना होगा। बिल्कुल। एक तरफ जांच एजेंसियों के दबाव का नैरेटिव है तो दूसरी तरफ आंतरिक लोकतंत्र के खात्मे का। और इन्हीं दोनों नैरेटिव्स के बीच फंसी है भविष्य की राजनीति। आपने शुरुआत में इस मल्टी लेवल चेस का जिक्र किया था। अगर हम उन आंकड़ों को करीब से देखें ना, तो पता चलता है कि ये सारा खेल असल में दिल्ली का था ही नहीं। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी, हमारे सोर्सेज के डेटा के अनुसार आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में जो कुल 10 सांसद थे, उनमें से 7 सांसद पंजाब के कोटे से थे। हाँ। और जो 7 सांसद बीजेपी में गए हैं, उनमें से 6 सीधे तौर पर पंजाब से आते हैं। यानी पंजाब से अब उनके पास सिर्फ पर्यावरणविद बलबीर सिंह सीचेवाल बचे हैं। बिल्कुल। 6 सांसदों का एक झटके में चले जाना, और वो भी वो चेहरे जो पार्टी का फंड संभालते थे, ये तो पंजाब की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा भूचाल है ना। इसी भूचाल में ना 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की असल बिसात बिछी है। अच्छा। राजनीति में कोई भी चुनाव सिर्फ भाषणों या चेहरों के दम पर नहीं लड़ा जाता। उसे लड़ने के लिए एक बहुत ही मजबूत आर्थिक ढांचे और संसाधनों की जरूरत होती है। हाँ, पैसा तो चाहिए। बिल्कुल। जब बड़े व्यापारी जैसे अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी पार्टी छोड़ते हैं, तो वो सिर्फ एक वोट का नुकसान नहीं होता, वो पार्टी की आर्थिक रीढ़ का टूटना होता है। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब चुनाव से ठीक पहले
ये एक ऐसा झटका है जिससे उभरना उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। और इसके समानांतर बीजेपी की रणनीति भी बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। अमित शाह बहुत पहले ही ये ऐलान कर चुके थे कि बीजेपी पंजाब में अपने दम पर, यानी बिना शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ेगी। जी। तो जब कोई राष्ट्रीय पार्टी किसी नए राज्य में अकेले मैदान में उतरती है तो उसे स्थानीय चेहरों, रणनीतिकारों और भारी संसाधनों की दरकार तो होती ही है। एकदम सही। तो क्या ये पूरा ऑपरेशन लोटस उसी जरूरत को पूरा करने के लिए था? राघव चड्ढा का युवा चेहरा, संदीप पाठक का चुनाव जिताने वाला रणनीतिक दिमाग और उन व्यापारियों का अथाह संसाधन, मतलब बीजेपी ने असल में 2027 के पंजाब चुनाव के लिए अपनी पूरी फ्रंटलाइन ही आउटसोर्स कर ली है। इसे इसी तरह से देखना ज्यादा तार्किक होगा। क्षेत्रीय राजनीति में जब इस तरह का दल बदल होता है ना, तो वो पूरे राज्य के चुनावी समीकरणों को उलट कर रख देता है। हाँ। आम आदमी पार्टी के पास आज भले ही पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार हो, लेकिन दिल्ली में उनके राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व को जो चोट लगी है, उसका सीधा मनोवैज्ञानिक असर पंजाब के वोटरों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। बीजेपी इसी मौके का फायदा उठाकर खुद को पंजाब में एक मजबूत और मुख्य विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहती है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर की शतरंज पर चली गई एक चाल राज्यों के राजनीतिक भविष्य को हमेशा के लिए बदल देती है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक खिलाड़ी का जिक्र अधूरा रह जाएगा अगर हम अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शैली को भूल जाएं। वो कैसे? इतिहास गवाह है कि जब जब केजरीवाल या उनकी पार्टी पर इस तरह के बड़े राजनीतिक संकट आए हैं, उन्होंने उसे एक सहानुभूति लहर में बदलने की कोशिश की है। हाँ, ये तो है। वो अक्सर जनता के बीच जाकर ये नैरेटिव सेट करते हैं कि देखिए हम ईमानदार हैं, इसलिए पूरी व्यवस्था हमें कुचलने और तोड़ने की साजिश रच रही है। जी। तो क्या राघव चड्ढा का क्लीन फेस और बड़े फाइनेंसर्स बीजेपी को पंजाब में सत्ता तक ले जा पाएंगे, या फिर केजरीवाल इस भारी बगावत को भी अपने विक्टिम कार्ड से पलट देंगे? देखिए, चुनाव जीतने की कला में नैरेटिव या विमर्श का ही सबसे बड़ा रोल होता है। 2027 में पंजाब की जनता के सामने दो बिल्कुल अलग कहानियां होंगी। एक तरफ ये तर्क होगा कि जो पार्टी खुद अपने आदर्शों पर टिक नहीं सकी और जिसके बड़े नेता घुटन का शिकार हो गए, वो राज्य क्या चलाएगी। हाँ। दूसरी तरफ ये तर्क होगा कि एक ईमानदार सरकार को अस्थिर करने के लिए धनबल और सरकारी एजेंसियों का खुला दुरुपयोग किया गया। जनता किस कहानी पे मोहर लगाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जो भी नतीजा हो, 24 अप्रैल 2026 की ये घटना भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में राजनीतिक मैनेजमेंट, दलबदल कानून के इस्तेमाल और सत्ता की भूख की एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन चुकी है। बिल्कुल। तो आज के इस संपूर्ण विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये बात साफ हो जाती है कि ये घटना सिर्फ चंद नेताओं के इधर से उधर होने की कहानी नहीं है। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की उस अंधी दौड़ का जीवंत उदाहरण है, जहां चुनावी रियल पॉलिटिक यानी सत्ता की यथार्थवादी राजनीति के आगे सारी विचारधाराएं और सारे आदर्श अंततः घुटने टेक देते हैं। इस घटनाक्रम से ना एक बहुत ही कड़वा यथार्थ सामने आता है कि राजनीति में कभी कुछ स्थायी नहीं होता। हाँ। न वादे, न विचारधारा और न ही वफादारी।